नमस्कार दोस्तों, आज मैं एसिड बेस सॉल्ट का लास्ट वीडियो लेके आ गया हूँ और इस वीडियो में मैं जो प्रॉब्लम्स बचे हुए उसको कंप्लीट कराऊंगा और कुछ बोर्ड का क्वेश्चन लास्ट में कराऊंगा ताकि आपको पता चले कि इस चैप्टर से कैसा क्वेश्चंस आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बुक के अंदर का क्वेश्चन है जिसमें देखिए क्या बोल रहा है, व्हाट इज़ द कॉमन नेम ऑफ कंपाउंड CaOCl2। तो देखिए जितना भी हम लोगों ने सॉल्ट पढ़ा, मैंने आपको बताया कि उसका 3 चीज़ आपको याद रखना है। एक उसका नाम, प्रिपरेशन और यूजेज। तो आपको याद होगा कि CaCl2 क्या है, ये आपका इसका कॉमन नेम है ब्लीचिंग पाउडर। दूसरा, नेम द सोडियम कंपाउंड विच ऑन ट्रीटमेंट विथ क्लोरीन इल्स ब्लीचिंग पाउडर। सॉरी, ये सोडियम कंपाउंड नहीं होगा, यहाँ क्वेश्चन गलत लिखा गया, ये यहाँ पे कैल्शियम कंपाउंड होगा। तो जिसको कि टिल्ट यही यहाँ लिखा गया था, इस कारण से ये गलत है। चलिए कोई नहीं। तो कैल्शियम कंपाउंड जो है हमको पता है कि ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब Cl2 से रिएक्ट करता है तब वो बनाता है CaOCl2 एंड प्लस H2O, यही इसका रिएक्शन है। तो ये आपका प्रिपरेशन भी हो गया, तो इसको ध्यान में रखना है। नेम द सोडियम कंपाउंड विच इज यूज फॉर सॉफ्टनिंग हॉट वाटर। तो देखिए जितना भी सॉल्ट आप पढ़े होंगे और अगर उसका यूजेज आपको याद होगा तो आपको पता चल जाएगा कि किससे सॉफ्टनिंग का काम होता है। तो यहाँ पे देखिए CaCl2 हो गया ब्लीचिंग पाउडर। उसके बाद जो आपको पढ़ना था वो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और है Na2CO3.10H2O। तो देखिए इसमें देखिए ये एक बेकिंग सोडा एक वाशिंग सोडा है। तो देखिए इसको ऐसे याद रखना है कि वाशिंग सोडा जो है जिसमें पानी है, जिससे मतलब वाशिंग मैंने धोना होता है, तो उससे ये आप याद रखिएगा तो आपको याद रहेगा कि ये आपका वाशिंग सोडा है। और ये जो बाइकार्बोनेट जो बच गया वो आपका बेकिंग सोडा है। तो यहाँ पे जो यूजेज है जिससे कि हम लोग परमानेंट हार्डनेस हटाते हैं, तो वो आपका वाशिंग सोडा है। ये आप याद रखिएगा कि ये मेन आप यूजेज अगर याद किए होंगे तो आपको याद होगा कि वाशिंग सोडा से हम लोग परमानेंट हार्डनेस दूर करते हैं। और ये जरूर याद रखिएगा कि कैसे इसको हमको वाशिंग सोडा और बेकिंग सोडा में डिफ्रेंशिएट करके याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन इफ अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, NaCO3 इज हीटेड गिवन द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व। तो इसको जब आप हीट करते हैं तो आपको पता होगा कि ये Na2CO3 H2O और CO2 का फॉर्मेशन करता है और फिर इसी में जब हम वाटर को ऐड करते हैं तब ये Na2CO3 10H2O का फॉर्मेशन करता है। तो ये आपका जो है ये वाशिंग सोडा हो गया। तो ये आपका वाशिंग सोडा का यहाँ पे प्रिपरेशन भी पता चल गया। और NaCO3 से जो हीट करते हैं तो प्रोडक्ट हमारा ये बनता है। और इस प्रोडक्ट के बनने से यहाँ पे एक यूजेस क्लियर होगा, जो आपको याद होगा कि ये CO2 गैस जो निकलता है इसी कारण से ब्रेड जो है स्पंजी होता है। तो यहाँ पे ये भी क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट, राइट एन इक्वेशन टू शो द रिएक्शन बिटवीन प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट है। अब बात आ गया प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम, ये दो जो है हम लोग पढ़े थे। तो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसका फार्मूला आपको याद रखना है, CaSO4 हाफ H2O। ये है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये कैसा रहता है, ये वाइट पाउडर के रूप में रहता है, ये वाइट पाउडर के रूप में प्रेजेंट रहता है। और जब इसमें हम लोग वाटर ऐड करते हैं तो ये फॉर्मेशन करता है जिप्सम का, और ये जिप्सम जो है ये कैसा होता है, ये हार्ड एंड सॉलिड होता है। ये इंपॉर्टेंट है। तो ये इसका रिएक्शन है जो कि प्लास्टर ऑफ पेरिस और वाटर के बीच में
होता है, तो इसको जरूर याद रखें। तो यही 5 चीज़ हमको पढ़ना था। कॉमन सोल्ट के बारे में उसका इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ना है, ब्लीचिंग पाउडर के बारे में पढ़ना है, सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में, दैट मीन्स बेकिंग सोडा, वाशिंग सोडा, जिप्सम एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये 5 ही सॉल्ट हमको पढ़ना है। तो जो कि यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमारा सारा का सारा रिवाइज हो गया। अब यहाँ पे एक्सरसाइज का जो प्रॉब्लम 7 तक मैं बताया था, तो 8 से स्टार्ट करते हैं। वाई डू एसिड नॉट सो एसिडिक बिहेवियर इन एब्सेंस ऑफ वाटर। तो देखिए एक चीज बेसिक याद रखना है कि किसी भी कंपाउंड को हम एसिड तब कहते हैं जब वो H+ आयन को रिलीज करता है, जब वो H+ आयन को रिलीज, अगर कोई भी कंपाउंड इवन हाइड्रोजन को कंटेन किए हुए है लेकिन वो H+ आयन को रिलीज नहीं करता है तो वो एसिड नहीं कहलाता है। और हमने ये देखा है एक्टिविटी में कि जैसे HCl हमको पता है कि एसिड है, H2SO4 हमको पता है कि एसिड है, लेकिन ये सब्सटेंस भी जब ड्राई रहते हैं तो H+ आयन को रिलीज नहीं करते हैं, इस कारण से एसिड नहीं कहलाते हैं। इसलिए इसको वेट होना मांगता है, मतलब वेट होना चाहिए तभी वो H+ आयन को रिलीज करेगा, यानी कि वाटर के एब्सेंस में ये H+ आयन रिलीज नहीं करेगा। तो जब H+ आयन रिलीज ही नहीं करेगा तो एसिड बिहेवियर वो नहीं करेगा। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, अब यहाँ पे 5 सॉल्यूशन दिया और सबका पीएच वैल्यू दिया हुआ है। तो देखिए हम पहले ये लिख लेते हैं, ए का 4 है, बी का 1 है, सी का 11 है, डी का 7 है और ई का 9 है। तो ये पूछा जा रहा है कि इसमें न्यूट्रल कौन है, तो यहाँ पे हमको क्लियर समझ में आ रहा है कि न्यूट्रल ये है, तो डी हो गया न्यूट्रल। अब स्ट्रांगली अल्कलाइन, तो देखिए अल्कलाइन होने के लिए पीएच शुड बी ग्रेटर देन 7, तो 7 से ग्रेटर 2 है, एक ये और एक ये, लेकिन इन दोनों में स्ट्रॉन्ग कौन होगा, तो जिसका ज्यादा होगा यानी सी। तो वीकली अल्कलाइन कौन हो जाएगा, जो बचा, यानी कि ई। अच्छा, अब स्ट्रांगली एसिडिक, तो एसिडिक स्ट्रांगली कौन होगा, जो जितना ही 7 से स्मॉल होगा। स्ट्रांगली कौन होगा, जो जितना ही 7 से स्मॉल होगा। तो यहाँ पे स्ट्रांगली में 7 से स्मॉल कौन होगा, बी, क्योंकि इसका 1 है। और ये जो बच गया ए, वो एसिडिक तो है लेकिन वीक एसिड। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया भैया। इसको जरूर देखिए, रिवाइज कीजिए और इसको ध्यान रखिए कि ये मैंने जब पीएच बताया था तो ये कंसेप्ट मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट, इक्वल लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिबन्स आर टेकन इन द टेस्ट ट्यूब ए एंड बी। HCl इज टेस्ट ट्यूब ए और ऑक्जेलिक एसिड जो है इन टेस्ट ट्यूब बी, सॉरी एसिटिक एसिड। इन विच टेस्ट ट्यूब विल द फ्यूजिंग अकर्स मोर विग्रसली एंड वाई। तो देखिए टेस्ट ट्यूब ए और टेस्ट ट्यूब बी, तो इसमें डाला गया HCl और इसमें डाला गया CH3COO एसिटिक एसिड। तो देखिए एक चीज याद रखिए, मैंने आपको बताया था कि आपको जो स्ट्रॉन्ग एसिड पढ़ना है वो है HCl, H2SO4 और HCl, और बाकी जो भी एसिड है वो वीक है। तो वीक एसिड में ये है जो आपको पढ़ना है, और एक और आएगा कार्बोनिक एसिड H2CO3, मेनली रूप से यही है। बाकी इसके अलावा जो भी आपको देगा वो सारा का सारा वीक एसिड है। तो ये वीक एसिड कैसे कहलाता है, क्योंकि ये आसानी से H+ आयन रिलीज करता है और फास्टली रिलीज करता है, और वो उतना फास्टली रिलीज नहीं करता है। तो हमको पता है कि एसिड जो है वो मैग्नीशियम से रिएक्ट जब करता है तो फॉर्मेशन करता है सॉल्ट का और हाइड्रोजन गैस का। तो यही हाइड्रोजन गैस जब ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा तो वो फ्यूजिंग अकर करेगा। तो ये कहाँ पे इकट्ठा होगा ज़्यादा, जहाँ ये रिएक्शन फास्ट करेगा। रिएक्शन फास्ट कहाँ पे होगा, ये रिएक्शन जहाँ पे H+ आयन इजीली और फास्टली रिलीज होगा। यानी टेस्ट ट्यूब ए में जो है, जो पूछा जा रहा है ना, इन विच टेस्ट ट्यूब ए, तो ए में फ्यूजिंग अकर मोर विग्रेसली। और वाई क्यों, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड और H+ आयन इजीली रिलीज करता है ड्यू टू किसके, हाइड्रोजन गैस के कारण ये फिजी अकर्स होता है। इसको देख लीजिए। नेक्स्ट, फ्रेश मिल्क है जब pH 6, तो ये आप ध्यान में भी रखिएगा कि मिल्क का pH जो होता है वो 6 होता है। उसके बाद है कि हाउ डू यू थिंक द pH विल चेंज एज इट टर्न कर्ड, एक्सप्लेन योर आंसर। तो यहाँ पे समझिए, जैसे जब ये कर्ड के रूप में टर्न होता है तो हम लोग को पता है कि कर्ड में क्या होता है, एसिड।
तो जाहिर सी बात है कि एसिडिक फॉर्म में होगा तो पीएच जो है कर्ड का 6 से कम होगा, यानी कि पीएच जो है क्या है, कम रहा है। और ये एसिडिक क्यों होता है, तो आपको याद होगा कि कर्ड में लैक्टिक एसिड होता है, कर्ड में लैक्टिक एसिड होता है। और ये लैक्टिक एसिड किस बैक्टीरिया से आता है, तो ये लैक्टोबैसिलस जो है एसिड प्रोड्यूस करता है, उसके कारण जो है ये एसिडिक नेचर का होता है। तो यहाँ जो पूछा जा रहा है कि चेंज कैसे होगा, तो पीएच घटेगा, पीएच जो है लॉस होगा, क्योंकि ये कर्ड जो है एसिडिक कैरेक्टर का होता है। नेक्स्ट, अब मिल्कमैन एड्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा। तो देखिए बेकिंग सोडा, अब यहाँ पे समझिए ये बेकिंग सोडा क्या होगा, तो बेकिंग सोडा होगा NaCO3। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये इसको क्या, ये अगर आपको याद होगा कि एक एक्टिविटी में मैंने बताया था कि कौन कंपाउंड, कौन सॉल्ट जो एसिड है, कौन बेस है, तो ये आपको याद होगा कि ये बेस इन नेचर है, बेसिक इन नेचर है। तो ये जो हम लोग डालते हैं, तो वाई डज ही शिफ्ट पीएच ऑफ फ्रेश मिल्क फ्रॉम 6 टू स्लाइटली अल्कलाइन। अल्कलाइन करने का मतलब कि पीएच को ये ग्रेटर क्यों करता है, तो इसलिए करता है कि जैसे अगर मान लीजिए जो मेरा मिल्क है उसको हमको जैसे नॉर्मली अगर 2-4 घंटा रखना है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मान लीजिए 1 दिन तक रखना है तो हम उसका अगर पीएच बढ़ा दें तो एक्चुअली क्या होता है कि ये फट जाता है, यानी ये एसिडिक नेचर का हो जाता है ना। इसके अंदर जो लैक्टोबैसिलस होता है वो जो है एसिडिक कैरेक्टर यानी एसिड को छोड़ता है, तो चाहे बाहर के जो भी बैक्टीरिया के कारण ये फटता है या दही जमता है, यही 2 चीज होता है। तो जब आप इसका पीएच को बढ़ा दिए तो जो एसिड आ रहा है और यहाँ आप इसको बेसिक कर दिए, तो जो एक्स्ट्रा बेसिक किए हैं यानी जो बढ़ाए हैं वो क्या करेगा, एसिड से रिएक्ट करके उसको क्या कर देगा, न्यूट्रल। तो न्यूट्रल जब ये कर देगा तो जो मतलब कि जो एक एसिड जितना मतलब चाहिए जिससे ये फट जाए दूध या दही जम जाए, उसको उतना तक पहुंचने में टाइम लगेगा, क्योंकि जो हम लोगों ने इसको अल्कलाइन किया है, जो बेसिक इन नेचर किया वो उसको न्यूट्रलाइज करेगा। इसलिए जो हमारा दूध है वो कुछ ज़्यादा टाइम तक अच्छा रहेगा, मतलब ठीक रहेगा, खराब नहीं होगा। Why does this milk take a long time to set up curd? तो इस क्वेश्चन का भी जवाब मैंने इसी के एक्सप्लेनेशन में दे दिया, क्योंकि ये ज़्यादा टाइम क्यों लेता है कर्ड बनने के लिए, क्योंकि जो एसिड प्रोड्यूस होगा, जो एसिड जो प्रोड्यूस होगा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, उसको न्यूट्रलाइज किया जा रहा है किसके थ्रू, तो जो हम लोग बेकिंग सोडा इसमें मिलाए हैं उसके थ्रू। और क्यों हो रहा, क्योंकि ये बेसिक इन नेचर है, तो एसिड से रिएक्ट करके उसको न्यूट्रलाइज कर रहा है, यही इसका कारण है। और यही कारण है कि मिल्कमैन जो है बेकिंग सोडा मिल्क में मिलाता है। नेक्स्ट, प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड स्टोर इन द मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, एक्सप्लेन वाई। तो देखिए ये चीज भी हम लोग जो ना क्वेश्चंस कर रहे थे या थ्योरी जब पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने इसको पढ़ लिया है। हम लोग को पता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस ये है, और ये कैसा रहता है, ये वाइट पाउडर के रूप में रहता है। और इसको जब आप लोग किसी का प्लास्टर करते देखेंगे तो आपने देखा होगा कि इसको कैसे किया जाता है, उस जिस तरीके से सीमेंट को घोला जाता है ना, उसी तरीके से इसमें वाटर को मिलाया जाता है। तो वाटर मिलने के बाद ये गीला लेप बनता है, उसको चढ़ा दिया जाता है, और उसके बाद क्या करता है कि ये वाटर को सोख लेता है और फॉर्मेशन कर लेता है CSO4 2H2O को, और ये जिप्सम हो जाता है। और यही जिप्सम जो होता है वो हार्ड और सॉलिड होता है। तो ये कब होता है, जब वाटर को ऑब्जॉर्व करता है तब। तो अगर हम इसको स्टोर किए किसी भी कंटेनर में जिसमें वाटर पहले से प्रेजेंट है, मॉइस्चर है, तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस अपना नॉर्मल फॉर्म में नहीं रहेगा, ये कैसा फॉर्मेशन कर लेगा, जिप्सम का। और जिप्सम जब बन जाएगा कहीं भी यूज करने से पहले, तो वो हमारे लिए यूज का नहीं रहेगा, मतलब वो हार्ड हो जाएगा ना, वो टूटेगा नहीं। तो इस कारण से हम इसको ऐसा कंटेनर में नहीं करते हैं जो कि मॉइस्चर प्रूफ ना हो, मतलब उसको मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में हम करते हैं। व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो देखिए इसी से मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था कि एसिड और बेस रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करते हैं, और यही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कराता है। तो 2 एग्जांपल इसका अगर देखिएगा तो NOH HCl से रिएक्ट करके NaCl प्लस H2O का फॉर्मेशन करता है। और एक रिएक्शन आप देख लीजिए, ये हमारे
स्टोमक में होता है जब हम लोग कुछ ज़्यादा खा लेते हैं तो ये एसिड ज़्यादा निकल जाता है Cl, तो उसी को न्यूट्रलाइज करने के लिए एंटासिड खाते हैं जिसमें कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है और ये फॉर्मेशन करता है MgCl2 और H2O का, न्यूट्रलाइज करता है उसको। नेक्स्ट, गिव टू इम्पोर्टेंट यूजेज ऑफ वाशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा। तो देखिए, अगर आपने यूजेज अच्छा से पढ़ा होगा तो आपको मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा कि क्या इसका यूज है। तो आपको वही जो है यूज आपको लिखना है। तो वाशिंग सोडा और बेकिंग सोडा। तो देखिए, बेकिंग सोडा ये आपका जो अभी हम लोगों ने देखा कि जो परमानेंट हार्डनेस जो हम लोग हटा रहे हैं वो किससे हटाएं? वो हटाएं हम लोग Na2C3.10H2O से। तो एक तो सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर के लिए हो गया इसका यूज, मतलब ये आपको हम बता रहे हैं कि कैसे आप याद रखें। और दूसरा जो बेकिंग सोडा था, अगर आपको याद होगा तो इसका यूज हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर में करते हैं, जिसका कि मैंने एग्जांपल भी दिया। तो ये दो तो आप एक तो दोनों का याद हो गया। उसके बाद इसका जो यूज है, इसका यूज हम डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्री में करते हैं, ग्लास में, सोप में, ग्लास की इंडस्ट्री में, सोप की इंडस्ट्री में और पेपर इंडस्ट्री में। तो ये वॉशिंग सोडा का यूज हो गया। और एक जो है हम लोग इसका रिएक्शन देखे थे कि जब इसको हीट करते हैं तो ये Na2CO3 H2 और CO2 का फॉर्मेशन करता है और इसी फॉर्मेशन के कारण जो हमारा ब्रेड है वो स्पंजी होता है। तो दूसरा यूज इसका ये हो गया। तो जो पहले हम लोगों ने पढ़ा अंदर में, उसको अगर हम अच्छे से ध्यान में रखेंगे तो ये दोनों का दो यूज हमको कोई बहुत बड़ी बात नहीं है याद रखना, है ना। तो इसको आप देख लीजिएगा। बाकी डिटेल में मैं जब थ्योरी पढ़ा रहा था तो इसको बताया था। अब कुछ बोर्ड में आए हुए प्रॉब्लम्स को देखा जाए। देखिए, ये जो प्रॉब्लम्स है, ये प्रॉब्लम्स से आपको पता चलेगा कि इस चैप्टर से कैसा सवाल पूछा जाता है। तो अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया था कि नेचुरली जो बहुत सारे सब्सटेंस है उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसिड मिलते हैं। हो सके कभी आपको एसिड का नाम दे दे और पूछे कि ये किस नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस में मिलता है ना। मतलब आप इसका बताइए कि ये कहाँ मिलता है। तो आपको पता होगा, मतलब अगर आपने याद किया होगा तो ठीक है, नहीं तो याद कर लीजिए कि टोमेटो में होता है ऑक्जेलिक एसिड, विनेगर में होता है एसिटिक एसिड और टैमरिंड में होता है टर्टरिक एसिड। तो इसको जरूर आप याद रखिए। और ये उल्टा भी, रिवर्स भी पूछा जा सकता है। उसके बाद डिफाइन ऑल ऑफ फैक्टरी इंडिकेटर्स, नेम टू सब्सटेंस विच कैन बी यूज्ड एज ऑल ऑफ फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो देखिए, जो इंडिकेटर्स है आपको याद होगा कि वो दो तरीका से इंडिकेट करता था, एक कलर चेंज करके और एक स्मेल चेंज करके। तो मैंने आपको बताया था कि जो स्मेल या ऑर्डर चेंज करता है वही कहलाता है ऑल फैक्टरी इंडिकेटर। और किस में? एसिड और बेसिक मीडियम में, है ना। मतलब कि वो इंडिकेटर जो एसिडिक और बेसिक मीडियम में अपना ऑर्डर या स्मेल चेंज करता है वो इंडिकेटर क्या कहलाता है? ऑल फैक्टरी इंडिकेटर। और आपको हम एक्टिविटी से बताए भी थे कि कैसे किस तरीके से ओनियन और वेनिला ने अपना ऑर्डर चेंज किया था। तो ये दो इसके एग्जाम्पल भी हो गए। चूज अ स्ट्रॉन्ग एसिड फ्रॉम दी फॉलोइंग। तो देखिए, आपको मैंने बताया था कि ये 3 स्ट्रॉन्ग एसिड आपको पढ़ना है, HCl, HNO3, H2SO4। इसके अलावा जो भी होगा वो वीक होगा। तो यहाँ से क्लियर दिख रहा है कि ये तो वीक हो गया, HNO3 और H2SO4। बाकी जो है ये दोनों वीक है और ये दोनों जो है स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट, अ वाइट कलर पाउडर इज यूज्ड बाय द डॉक्टर फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर बोन्स। तो देखिए, जितना हम लोग पढ़ लिए तो हमको सीधा पता चल रहा है कि ये किसका बात हो रहा है। ये बात हो रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो बोला राइट अ केमिकल नेम एंड द फार्मूला ऑफ द
कंपाउंड, तो केमिकल नेम तो देखिए इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस कॉमन नेम है। और क्यों पड़ा था प्लास्टर ऑफ पेरिस? क्योंकि जो पहला जिप्सम का यूज किया गया था इसका फॉर्मेशन में वो पेरिस से लिया गया था, तो इसलिए वो प्लास्टर ऑफ पेरिस करा। लेकिन इसका अगर केमिकल नेम का अगर आप बात करें तो ये है कैल्शियम सल्फेट, और वाटर है तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रेटेड, और हाफ है तो हेमी हाइड्रेटेड। तो क्या हो गया? कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेटेड। राइट द नेम एंड द केमिकल फार्मूला, तो ये हो गया ये। अब वेन दिस पाउडर इज मिक्सड विद वाटर इन हार्ड मास ऑब्टेन्ड, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो ये तो हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट भी उतना ही है। ये हर अल्टरनेट ईयर में पूछा जा सकता है। तो ये क्या हार्ड का फॉर्मेशन करता है? तो ये फॉर्मेशन करता है जिप्सम का, और यही हार्ड या जिसको कि हम लोग मतलब हार्ड और सॉलिड होता है। ये हो गया हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस, और उसमें वाटर किए तो वो वाटर क्या किया? ऑब्जर्व करके जिप्सम का फॉर्मेशन किया जो कि हार्ड और सॉलिड हो जाता है। नेक्स्ट, अब देखिए एक्सप्लेन द एक्शन ऑफ डाइल्यूट HCl ऑन द फॉलोइंग विथ केमिकल इक्वेशन। तो मतलब ये आपका एसिड का केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बता दिया। तो मैग्नीशियम रिवन यानी मैग्नीशियम हो गया, तो वो जब HCl से रिएक्ट करेगा, तो ये रिएक्शन हम लोग पहले भी देख चुके हैं। इसको पूछने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन मतलब ये जो हम लोगों ने पढ़ा है उससे बाहर नहीं जाएगा। MgCl2 + H2O सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो NOH जब HCl से रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा NaCl + H2। ये सारा रिएक्शन हम लोग देख सकते हैं। क्रस्ट एग, तो क्रस्ट एग आपको पता होगा कि ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट जब भी रिएक्ट करता है एसिड से तो वो सॉल्ट, CO2 और H2O का फॉर्मेशन करता है। इवन बाइकार्बोनेट भी यही इसी चीज़ का फॉर्मेशन करता है। तो ये इसका केमिकल रिएक्शन हो गया। तो मैंने 4 प्रॉब्लम्स यहाँ प्रीवियस ईयर का जो बोर्ड में आया हुआ है उसको मैंने बताया। इसी तरीका के सवाल को बार बार घुमाया जाता है। तो अगर आप बोर्ड का क्वेश्चंस देखेंगे और ये पूरा थ्योरी अच्छे से पढ़ लेंगे तो मुझे नहीं लगता आपको कहीं दिक्कत होगा। तो यहाँ पे ये चैप्टर जो है ये कंप्लीट होता है। जो प्रॉब्लम्स था मैंने आपको बता दिया, एक्स्ट्रा में मैंने आपको बोर्ड का प्रॉब्लम्स बताया। अब क्या करना है कि आपको एक बार इसको ज़रूर रिवाइज कर लेना है, और जैसे कि आप अगर रिवाइज कीजिएगा तो आप देखिएगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको इंडिकेटर के बारे में जानना है, उसके बाद आपको एसिड के बारे में जानना है, बेस के बारे में जानना है, एसिड बेस का केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, इंडिकेटर कैसे वर्क करता है वो देखना है, लिटमस पेपर कैसे वर्क करता है, फिनोप्थिलीन है ना, बहुत सारे चीज़ों को हम लोग देखे थे, मिथाइल ऑरेंज, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स ये कैसे है, एसिड का जो फिजिकल है वो स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, डाइल्यूट एसिड, कंसंट्रेटेड एसिड। बेस का केमिकल रिएक्शन तो बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन जो भी था वो बहुत इंपॉर्टेंट था। एसिड के बारे में हम लोगों को बहुत सारा चीज़ था। उसके बाद हम लोगों ने जाना था पीएच के बारे में, तो पीएच का भी डिटेल आप ज़रूर अच्छे से जान लीजिएगा कि क्या क्या मैंने उसमें आपको बताया था। और उसके बाद बात किए थे हम लोग सॉल्ट का, और सॉल्ट बात किए थे तो सॉल्ट में मैंने आपको बताया था कि जो किसी भी कोई भी सॉल्ट पढ़ रहे हैं तो उसका फार्मूला, उसका प्रिपरेशन और उसका यूजेज, ये 3 इम्पोर्टेंट है। तो जो कि मैंने बताया भी था, इसको ज़रूर पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, और जो प्रॉब्लम्स है उसको पूरा फिर से एक बार बना लीजिए। जो मैंने बताया और जो लिखाया है उससे अगर आपने नोट्स तैयार कर लिया है तो बहुत अच्छा, लेकिन इसको रिवाइज कीजिए। और अब मैं नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ाऊँगा, नेक्स्ट सब्जेक्ट वो मैथ पढ़ाऊँगा, और वो पढ़ाऊँगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा। धन्यवाद।